नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रेड का महामैराथन वीडियो देख रहे हैं। 2 पार्ट इसका अपलोड कर दिया गया है और ये आखिरी और लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। तो आप इसे जरूर देखें, काफी फायदा करेगा ट्रेड में। तो आइए शुरू करते हैं अल्टरनेटर चैप्टर के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ±20 डिग्री। क्या है? ±20 डिग्री। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की विफलता का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा भारी हार्मोनिक्स। क्या है? भारी हार्मोनिक्स। डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा की जाती है, और ये आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर। ध्रुवीय आर्मेचर युक्त 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में प्रयुक्त सर्पीय वलय स्लिप रिंग होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या है? 4। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का तरंग रूप होना चाहिए, और आंसर हो जाएगा सी, ज्या तरंग। प्रत्यावर्तक में आवृत्ति की चाल व ध्रुवों की संख्या के बीच का संबंध खाली स्थान प्रकार से दिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा F बराबर PN/120, या 120 F/P इक्वल टू कितना होता है? N होता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्तक के इस भाग का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा सहज बेलनाकार ध्रुव प्रकार के घूर्णक, यानी सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा उपाय हंटिंग या फेस स्विंग दोष के निवारण के लिए होता है? आंसर होगा बी, रोटर पोल्स में डाइपर बाइंडिंग्स स्थापित करते हैं। प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लोड एंगल खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। मान लें कि 2 प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर समांतर पैरेलल में चल रहे हैं। अब पर्याय क्रमिक अल्टरनेटर में से एक का उत्तेजन यानी एक्साइटेशन बदल दिया जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा बिजली का कारक जो है वो बदल जाएगा। ग्रिड समक्रमिकता यानी सिंक्रोनाइजेशन की विफलता खाली स्थान का कारण बन सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा बिजली के अधिक शोर। एक प्रत्यावर्तक को तुल्यकालन करने की 2 विधियां क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लैंप विधि और तुल्यकालिक विधि। निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यकालन, ए हो जाएगा। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, और इसका आंसर हो जाएगा KVA। क्या है? KVA। पिच गुणक को निम्नलिखित के विद्युत वाहक बल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा लघु पिच बेस्टन से पूर्ण पिच बेस्टन, बी होगा। उभरे ध्रुव घूर्णक यानी साइलेंट पोल रोटर बेलनाकार घूर्णक सिलेंडर रोटर की तुलना में होते हैं। आंसर हो जाएगा व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण की डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि में कौन सी अवस्था तुल्यकालिकता को दर्शाती है? आंसर हो जाएगा 2 लैंप जलेगा, 1 बुझा रहेगा। बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा वायु वाहिनियां का। क्या है? वायु वाहिनियां का। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान वह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो, ताकि खाली स्थान का क्रम प्रणाली में मेल खाए। आंसर हो जाएगा फेज अनुक्रम। जब कोई चालक या कुंडली चुंबकीय पुंज के लंबता गति करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। आंसर हो जाएगा अधिकतम। क्या है? अधिकतम। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 14। क्या है? 14। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगा? आंसर हो जाएगा LPF, इंडक्टिव लोड। 4 पोल 1800 RPM की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगा? तो क्या था जो हमारे पास जो आ रहा था? N बराबर 120 F/P आ रहा है। यहाँ निकालना क्या है? तो F निकालना है। NP/120। N कितना दिया हुआ है? 1800। P क्या दिया हुआ है? 400। क्या है? 120। ये काट दीजिए, 4 तिया 12 और 6 तिया यानी 60 हर्ट्ज। क्या है? 60। आंसर हमारा जो हो जाएगा 13 के जो होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्टीम टरबाइनों से चलने वाली मशीन कहलाती है। आंसर होगा टर्बो अल्टरनेटर। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो EMF होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक होगा। सिंक्रोनाइजिंग का सही अवस्था सिंक्रोनोस्कोप दर्शाता है। आंसर हो जाएगा स्थिर अवस्था में। क्या है? स्थिर अवस्था में। अगला है 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्तक के घूर्णीय गति होगी, और इसका सही आंसर होगा 1500 RPM। 120 F/, क्या होता है? P होता है, यानी 120 गुना 50 बटा P क्या है? 4। 4 तिया 12 हो गया,
30 5 या 1500, क्या है 1500 आरपीएम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक होगा, और इसका सही आंसर होगा संठ जनित्र, क्या है संठ जनित्र। किसी प्रत्यावर्तक के स्थिरक यानी स्टेटर में परतदार क्रोड प्रयोग करने का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो भंवर धारा क्षति को घटना। डीसी तथा एसी जनित्र एक महत्वपूर्ण बिंदु पर समानता रखते हैं, जो क्या होगा, तो वो होगा उत्पादित विद्युत वाहक बल एसी होता है सी। 8 ध्रुव का एक प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसका प्रति चक्र आवर्तकाल जो होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा 20 मिलीलीटर से। वाष्प टरबाइन के द्वारा प्रचालन के लिए विकल्पित प्रत्यावर्तक खाली स्थान बनाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा उच्च गति प्रचालन के लिए। एक प्रत्यावर्तक के लिए पिच गुणक तथा वितरण गुणक के मान क्रमशः 0.9 तथा 0.8 है। एक पूर्ण पिच और सांद्रित बाइंडिंग की अपेक्षा इन गुणांकों को कारण विकसित विद्युत वाहक बल खाली स्थान गुना कम उत्पन्न होगा, तो वो हो जाएगा 0.72। बड़े आकार के प्रत्यावर्तकों में डैम्पर प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो वो है स्थिरता बढ़ाना। 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के रोटर को एक घूर्णन पूर्ण करने में खाली स्थान वैद्युतिक अंशों से गुजरना होगा, तो वो हो जाएगा 280 डिग्री। जल विद्युत जनित्र के क्षेत्र परिपथ को प्रदान की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा डीसी। 600 आरपीएम गति पर घूर्णन करने वाले 8 ध्रुव के प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होगी, आंसर हो जाएगा 40 हर्ट्ज। किसी प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी द्वारा व्यक्त किए गए ध्रुवों की संख्या और गति n पर निर्भर करती है, आंसर हो जाएगा Pn/120। प्रत्यावर्तक में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति फेज का आरएमएस मान खाली स्थान के रूप में दिया जाता है, आंसर हो जाएगा EP बराबर 4.44 FIT वोल्ट। जब सभी डार्क विधि का उपयोग दो थ्री फेज वाले प्रत्यावर्तकों को समकालिक बनाने के लिए किया जाता है, तो लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं है किंतु भिन्न भिन्न समय चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त बलों का वाट व वोल्टेज समान रेटिंग की है, जिसके संयोजन की जांच करने पर सही पाया गया है। ऐसा होने के कारण निम्न वर्णित कारकों में से एक है, उसकी पहचान कीजिए, तो आंसर हो जाएगा फेज श्रेणी। एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है, इसका स्लॉट कोण क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा 12 डिग्री, क्या है 12 डिग्री। किस सूत्र द्वारा पिच गुणांक मापा जाता है, आंसर हो जाएगा प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का सदिशीय योग बटा प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग, बी हो जाएगा। अगला है, किस सूत्र द्वारा विस्तार गुणांक मापा जाता है, तो एकल ध्रुव के नीचे सभी कॉइलों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिशीय योग बटा हो जाएगा एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइलों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, ए हो जाएगा। सिंक्रोनोस्कोप विधि में प्रयोग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फेज मोटर में। सिंक्रोनोस्कोप विधि में प्रयोग होता है 2 फेज मोटर में। यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा है 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक जनित्र एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है, जो कि 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित है, तो मोटर की गति क्या होगी, आंसर हो जाएगा 1000 आरपीएम हो जाएगा। बड़े तुल्यकालिक जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब क्या होता है, डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2 प्रत्यावर्तक समानांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है, तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए, आंसर हो जाएगा नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण बढ़ाना। नेक्स्ट है, 2 वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समानांतर में काम कर रहे हैं, भार का वहन किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है, तो वो हो जाएगा मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा। अगला है, लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी, आंसर हो जाएगा सी, कुल वोल्टता कम होगी, कुल वोल्टता जो है कम होगी। एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन आकृति जो है वो कितनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला चैप्टर जो है वो है सिंक्रोनस मोटर का। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मोटर जो है प्रेरण मोटर के समान होती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा असिंक्रोनस मोटर। क्या है, असिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती है, और इसका आंसर होगा तुल्यकालिक मोटर। क्या है, तुल्यकालिक मोटर। गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा केवल उच्च गति वाले जो है प्राइम मूवर्स। क्या है, केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स में। अगला प्रश्न है, यदि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजन की दशा पर चलाया जाता
शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक जो है वो क्या होगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पश्चगामी होगा। क्या है, पश्चगामी होगा यानी लैगिंग होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है। आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग में ली जाती है, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, द्वितीय धारा स्रोत का प्रयोग, पोनी मोटर का प्रयोग, अवमंदन बाइंडिंग का प्रयोग डी हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटर में रोटर की दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है, और इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध डीसी होती है। क्या है, शुद्ध डीसी होती है। नेक्स्ट है तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणक पर होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 0.6। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण पावर एंगल डेल हो। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 90 डिग्री। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर होगा शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है। समानता उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने खाली स्थान की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। आंसर हो जाएगा शक्ति गुणांक। तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क व रनिंग टॉर्क का अनुपात होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 0। उल्टा भी वक्र खाली स्थान का ग्राफ है। सही जवाब होगा पावर फैक्टर IF का, पावर फैक्टर IF। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच के सापेक्ष गति क्या होगी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसे स्टार मार लीजिए। अगला है उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा लॉक्ड रोटर टॉर्क। तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा केवल पश्चगामी शक्ति गुणक पर, केवल अग्रगामी शक्ति गुणक पर, केवल इकाई शक्ति गुणक पे, उपरोक्त में से सभी। तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा रोटर उत्तेजन, सप्लाई वोल्टेज तथा कपलिंग एंगल के अधिकतम मान पर यानी डी। यदि एक तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी क्षेत्र बाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब यह क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक तुल्यकालिक मोटर की तरह जो है वो चलेगी। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन बाइंडिंग का समानता उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा हंटिंग से बचाने और प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बल किस बात पर निर्भर करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा रोटर उत्तेजन और रोटर स्पीड पर। एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपयोग में निम्नलिखित कारणों के कारण उपयोगी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा यह पूरे संस्थान का शक्ति गुणक बढ़ाती है। सही है। यदि मुख्य सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे तब सभी लोड पर इसकी स्पीड स्थिर रहती है, यह भी सही है। अधिक दक्षता और बचत के लिए इसे इकाई शक्ति गुणांक पर नियंत्रित करके चला सकते हैं, सही है, यानी उपरोक्त में से सभी। तुल्यकालिक मोटर के अति उत्तेजन से मोटर का शक्ति गुणक किस प्रकार होगा, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, अग्रगामी। क्या है, अग्रगामी हो जाएगा। 22 का जो है ए हो जाएगा। 10 पोल वाले तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति खाली स्थान होगी जबकि स्रोत आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 600 RPM होगा। 120 F/P बराबर जो होता है N होता है, और हमें निकालना है क्या था, 120 गुना F कितना है 50 हर्ट्ज, P जो है वो 10 पोल है, 12×5 = 60 600 RPM। नेक्स्ट है एक तुल्यकालिक मोटर सदैव जो है खाली स्थान गति पर घूर्णन करती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा तुल्यकालिक। तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है, आंसर हो जाएगा NS = 120 F/P। एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचलित है तो इस अवस्था को मोटर खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक संधारित। तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिक होती है, सही आंसर हो जाएगा A एवं B दोनों निम्न उत्तेजन पर उच्च उत्तेजन पर। तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड बाइंडिंग प्रारंभ में जो होते हैं क्या होते हैं, तो होती है लघु परिपथ होती है। तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। आंसर हो जाएगा फील्ड करंट व आर्मेचर धारा। निम्नलिखित में कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि कम हो सके, क्या कम हो सके, तो वो हो जाएगा ईडी धारा हानि, ईडी लॉसेज, ईडी करंट लॉस को कम किया जा सके। नो लोड की स्थिति तथा अति उत्तेजकता में से चालित समकालिक मोटर के आर्मेचर धारा IA जो है वो क्या हो जाएगा,
तो अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है, क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल अघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है, डी हो जाएगा। समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लिप कहते हैं। द्विध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति खाली स्थान आरपीएम होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 3000 आरपीएम। क्या है? 3000 आरपीएम होती है। इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 60। क्या है? 60 और 6 3000। सिंक्रोनस मोटर में टार्क वन अधिकतम मान खाली स्थान डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, और आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। अगला चैप्टर है डीसी जनरेटर का। उसका पहला प्रश्न है कि डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां खाली स्थान हेतु उपयोगी होती है, या किसी मशीन में डमी कॉइल का क्या प्रयोजन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। डीसी मशीन की यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? और इसका आंसर होगा वायु घर्षण हानि। वायु घर्षण हानि। अगला है फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य डीसी मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक खाली स्थान होती है। आंसर हो जाएगा फील्ड बाइंडिंग। किसी भी डीसी मशीन की एक्साइटिंग कॉइल्स किस प्रकार का वाइंड किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ध्रुवों के आसपास। 4 पोल डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए समानांतर पथों की संख्या क्या है, या एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या खाली स्थान होगी? आंसर हो जाएगा 8। एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4। डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। ए हो जाएगा। डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है। कम क्षमता की मशीन है तो यह खाली स्थान का बना होता है। आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली खाली स्थान प्रयोग की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा स्पार्किंग को कम करने के लिए। डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी दिक् परिवर्ती समतल। डीसी पार्श्व पथ जनित्र को क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जो है वो जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज को क्या होगा? तो आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार व शून्य वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है? आंसर होगा योगात्मक कंपाउंड। क्या है? योगात्मक कंपाउंड। 4 ध्रुवों वाला जो है डीसी जनित्र 1800 आरपीएम पर चल रहा है। आर्मेचर का जो है आवृत्ति कितना होगा? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। एक जो है उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है? आंसर हो जाएगा क्षेत्र बाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। क्या है? उत्तेजित किया जाता है। अगला है 17वां नंबर प्रश्न कि एक डीसी जनरेटर में जो है ब्रश का तनाव उसके जो है कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रशों में अधिकतम तनाव खाली स्थान के कारण होता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दिक् परिवर्तक अति तत्व होगा और सतह घिस जाएगा। क्या है? सतह जो है वो घिस जाएगी। अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। क्या है? चक्रण की जो घूर्णन की दिशा है वो अपरिवर्तित रहेगी। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर। काफी इंपॉर्टेंट है डीसी कंपाउंड विभेदी जनरेटर। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच 22 का मान होता है, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्या है? 3 होता है। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस बाइंडिंग को कहते हैं, और इसका आंसर होगा वेव बाइंडिंग। क्या है? वेव बाइंडिंग। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा कॉइल कनेक्शन। क्या है? कॉइल कनेक्शन। लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के लिए। डीसी आर्मेचर कुंडल खाली स्थान कोटियों का होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लैप और तरंग कोटियों का होता है। डीसी जनरेटर के भार संतृप्ति विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है, तो हो जाएगा बी एंड आई एफ। निम्नलिखित में कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? आंसर हो जाएगा कार्बन ब्रश। जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह खाली स्थान कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी गतिज।
डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, और इसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। कम क्षमता वाली डीसी मशीन का योग खाली स्थान की बनाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन का। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है, आंसर हो जाएगा अब्रक। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा एडी करंट क्षति के मान को कम करना। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। क्या है? 1 ओम। किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि क्या होगा? तो लोड करंट बढ़ जाए। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। निम्न में कौन सा जनित्र यानी जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है? तो वो है पृथक उत्तेजित जनित्र यानी 38 के डी। यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या होगा? तो वो होगा शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा भारी ओवर लोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखना, यानी उपरोक्त में से तीनों। डीसी शंट जनित का आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा IA बराबर IL प्लस ISH। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है, आंसर हो जाएगा आर्मेचर की श्रेणी क्रम में। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA पर। लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र उपयुक्त रहेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ओवर कंपाउंड जनित्र। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने के कारण है, आंसर हो जाएगा आर्मेचर तथा रॉक आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। डीसी जनित्र की दक्षता होती है यानी एफिशिएंसी जो है वो होती है तो 85 से 95%। क्या है? 85 से 95%। निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया, सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है। सबसे उत्तम उपाय जो है वो कम्यूटेटर बदल दिया जाए। अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र खाली स्थान के रूप में संयोजित हो, आंसर हो जाएगा अन्यतः उत्तेजित जनित्र। निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित्र को आर्मेचर धारा ज्ञात होती है? और इसका आंसर होगा IA बराबर IL प्लस ISH। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल्स प्रयोग करना चाहिए, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए। कंपेंसेटिंग बाइंडिंग जो है प्रयोग करनी चाहिए, यानी D हो जाएगा। कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए? इसका आंसर हो जाएगा शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। जनरेटर का EMF किस पर निर्भर करता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोल्स की संख्या, फ्लक्स की प्रति पोल, समानांतर पथों की संख्या, इन सब पे। किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर बाइंडिंग में एक EMF प्रवाहित किया जाता है जब यह खाली स्थान में घूमता है, और इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र में। डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है? आंसर हो जाएगा एडी करंट हास को कम करने के लिए। किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट खाली स्थान के जरिए प्राप्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर और ब्रशेज। यदि एक डीसी जनरेटर की गति आधे से कम हो जाती है तो इसके उत्पन्न EMF खाली स्थान हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 1/2। क्या है? 1/2। सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज जो क्या होगा विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। शॉर्ट खाली स्थान कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है, आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 59 के D। शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। असंतृप्त डीसी मशीन के आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है, आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग B हो जाएगा। डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है,
निम्नलिखित में कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रदान करेगी? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, तरंग कुंडली यानी वेव बाइंडिंग। भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खाली स्थान के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है? आंसर हो जाएगा आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डीसी मोटर चैप्टर से। डीसी मोटर का पहला जो चैप्टर है, पहला प्रश्न है डीसी मोटर के लिए वोल्टता भी समीकरण क्या होता है? यहाँ पर 4 जो है डीसी मोटर के वोल्टता का दिया गया है, उसमें से हमारा जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा ये बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी बराबर ईबी प्लस आईए आर ए। डीसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है सदैव, क्या होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्ट पर उपलब्ध निर्गत शक्ति। वैद्युतिक मशीन की दक्षता उच्च होगी यदि क्या होगी? इसकी क्षतियां जो है अगर न्यूनतम होगा तो इसकी दक्षता जो है इफिशिएंसी उच्च होगी। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है, क्या है? परिवर्तित की जा सकती है, तो आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजनों को विपरीत करके डी। यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुपस्थित हो तो क्या हो जाएगा? मोटर जल जाएगी। विद्युत संकर्षण में प्रयुक्त मोटर खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा डीसी श्रेणी क्रम। अगला है किसी डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र दिया जाता है, और इसका आंसर होगा आईए बराबर भी माइनस ईबी बटा आर ए। डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट। किसी 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल एनबीसी खाली स्थान से श्रेणी क्रम में संपर्कित किया गया है, आंसर हो जाएगा फील्ड। निम्न में से किस एक अनुप्रयोग के लिए डीसी शंट का उपयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा मशीन औजार को चलाने के लिए, क्या है? मशीन औजार को चलाने के लिए। डीसी मोटर का ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है फील्ड फ्लक्स पे। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदल करके प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है, तो वो है आर्मेचर कनेक्शंस। डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, तो वो है कम्यूटेटर। डिस्टधारी मोटर में प्रवर्तक स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। यदि डीसी मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा? खतरनाक गति पकड़ लेगी। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से। डीसी श्रेणी मोटर वहां प्रयुक्त होते हैं जहां खाली स्थान प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो, तो वो हो जाएगा उच्च प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो। एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। एक डीसी मोटर का कोणीय वेग ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, मोटर की चाल आरपीएम में होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 60 ओमेगा बटा 2 पाई। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति कंट्रोल। परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर खाली स्थान है, आंसर हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? तो वो है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ खाली स्थान होता है, तो वो होता है शून्य होता है। एक 4 पोल डीसी मशीन में वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं, बी हो जाएगा 24 के बी होगा। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कम्यूटेटर को। 5 एचपी तक के डीसी मोटर में समानतः खाली स्थान होते हैं, तो 2 पोल्स होते हैं। इसमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा कम कीमत। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा मशीन टूल्स। किसमें संचालन में किया जाता है? तो मशीन टूल्स में। अगला है नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल खाली स्थान होती है, आंसर हो जाएगा अनंत होती है। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा मोटर जल जाएगी। किसका अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन टूल्स और ड्राइव्स। डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनियम करके विपरीत किया जा सकता है, और इसका आंसर होगा क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल। खाली स्थान मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा डीसी यौगिक शंट मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। शंट मोटर को खाली स्थान के द्वारा चालू किया जा सकता है, तो वह 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों।
डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम क्या है? तो वो है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। डीसी मोटर से प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए क्या होगा? तो विरोध करने वाला होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध समानता जो होता है वो क्या होता है? लगभग 1 से 10 ओम होता है। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसका फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, नहीं बदलेगी घूर्णन की दिशा। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाले डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। क्या है? 20 एम्पियर प्रवाहित होगी। डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, एडी धारा यानी भंवर धारा क्षति का मान कम रहेगा। किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है तो वो होती है शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने से क्या होता है? तो वो है घूर्णन गति घटती है। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता खाली स्थान के समान होती है तो वो होती है इनमें से कोई नहीं। शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर व रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर कौन सा है? तो वो होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार के मोटर के साथ किया जाता है। आंसर हो जाएगा समान से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा समान से अधिक गति के लिए। वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा दोनों दिशाओं में समान से कम अथवा अधिक गति के लिए। वैद्युतिक मोटर के बेरिंग द्वारा अत्यधिक शोर पैदा करने का कारण होता है और इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस न होना। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति जो है वो क्या होगा? तो कुछ घट जाती है। चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है। इस टेस्ट का प्रकार क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा भूपथित दिक् परिवर्तक की जांच। किसी 6 पोल डीसी मशीन में 90 यांत्रिक अंश खाली स्थान विद्युतीय अंशों के संगत होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 270 डिग्री। क्या है? 270 डिग्री। फार्मूला होता है थीटा इलेक्ट्रिकल। थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। P बराबर 6 है, 2 है, थीटा मैकेनिकल क्या है? 90 है। ये कितना हो गया? 3 बार में 9 तिया 27, 270 डिग्री। यही 270 डिग्री आया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एकल फेरा कुंडलन और 4 पोलों के लिए 58 चालकों वाली एक त्रिगुण तरंग कुंडली का औसत पिच कितना होगा? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 14 या 15। डीसी मोटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस बाई क्या हो जाएगा? इनपुट पावर हो जाएगा। चलिए अगला है, डीसी मोटर की शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर खाली स्थान होता है। सही आंसर हो जाएगा बहुत कम। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव होता है? और इसका आंसर हो जाएगा घटती है। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। 230 वोल्ट रेटिंग को 9 वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है? और इसके सही आंसर हो जाएगा एक फेज और न्यूट्रल पर सीधे। चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर होगा परिक्त वोल्टता का विरोध करना। इंटरपोल को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर होगा कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। यदि किसी डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाए तो उस मोटर का बलाघूर्ण खाली स्थान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पिछले मान का 25%। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम स्टार्टर के बिना धारा खाली स्थान होगा और इसका आंसर हो जाएगा 1150 एम्पियर। क्या? 1150 एम्पियर। किसी डीसी श्रेणी मोटर के समांतर परिचालन के दौरान यदि फील्ड बाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नहीं चलेगी। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में कुंडलन के माध्यम से कॉपर हानि। क्या है? कॉपर हानि खाली स्थान के अनुपातिक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग का। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है?
आंसर हो जाएगा एंड प्लेट। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ खाली स्थान में जोड़ा जाना चाहिए। आंसर होगा समांतर। गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा श्रेणी समांतर पद्धति। 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर क्या है? आंसर हो जाएगा होल्डिंग कुंडली को शंट क्षेत्र परिपथ से हटा दिया जाता है। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा क्रेन। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? आंसर हो जाएगा शंट एवं कंपाउंड मोटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने हेतु। चित्र में जो है वो दर्शित डीसी मोटर को किस दोष की जांच की जा रही है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 72 का, वो कौन सा हो जाएगा? तो ग्राउंडेड फील्ड कुंडली की जांच की जा रही है। ग्राउंडेड फील्ड कुंडली की जांच की जा रही है। अगला है आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के खराब मोटर को बदलना है, आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे? तो वो करेंगे डीसी श्रेणी मोटर। क्या है? डीसी श्रेणी मोटर का चुनाव करेंगे। अगला है किसी डीसी शंट मोटर के आपूर्ति सिरे को बदला गया है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब हो जाएगा यह समान दिशा में चलेगा। क्या है? समान दिशा में चलेगा। एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर की वरीयता दी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा संचयी संयुक्त डीसी मोटर। संचयी संयुक्त डीसी मोटर का। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। पहला प्रश्न है कि निम्न शीर्ष संयंत्र में जल शीर्ष होता है, और इसका सही आंसर होगा 60 मीटर से नीचे। निम्न में से किस उपकरण द्वारा फ्लू गैसों से कुछ उष्मा अलग की जाती है? और इसका सही जवाब है वायु प्रतितापक। तापीय शक्ति संयंत्रों में कोयले का दहन एवं शक्ति का उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है? और इसका आंसर हो जाएगा रैंकाइन चक्र। क्या है? रैंकाइन चक्र, यानी ये एनटीपीसी की बात किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा रैंकाइन चक्र। तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र का कार्य है, और इसका आंसर हो जाएगा टरबाइन से प्राप्त भाप को ठंडा करना, यानी डी। निम्न में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? और सही जवाब हो जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये सभी। निम्न में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का जो है वो प्रयोग सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा कोयला आधारित। वह उत्पादन केंद्र जिसमें उच्च निवेश लागत एवं निम्न प्रचालनीय लागत आती है प्रायः खाली स्थान के रूप में प्रचालित होता है। आंसर हो जाएगा बेस लोड स्टेशन। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। आंसर हो जाएगा भाप का उच्च दाब प्रयुक्त करने पर। भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब होता है। आंसर हो जाएगा 110 से 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पल्वराइज कोयला होता है, और इसका आंसर हो जाएगा छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला। एक तापीय संयंत्र को संपूर्ण तापीय दक्षता लगभग होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 25 से 30%। इनमें कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। निम्न में से किसका जो है ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? और इसका सही जवाब होगा हाइड्रो ऊर्जा स्रोत। क्या है? हाइड्रो ऊर्जा स्रोत। इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? सही जवाब हो जाएगा पवन ऊर्जा स्रोत से ध्वनि प्रदूषण जो है वो फैलता है। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति ताप कर में प्रवेश करता है, और इसका आंसर हो जाएगा नम्न वाष्प। चार्ज टैंक खाली स्थान की सुरक्षा के लिए होता है। आंसर हो जाएगा पेन स्टॉक के सुरक्षा के लिए होता है। निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता जो है वो होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत में बड़े आकार की जल विद्युत इकाई है। सही जवाब हो जाएगा 165 मेगावाट का। परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परिनियामक के रूप में। परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को खाली स्थान से नियंत्रित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम की छड़ों को। परमाणु रिएक्टर के परावर्तक खाली स्थान के बने होते हैं, तो बने होते हैं बेरिलियम का। क्या है? बेरिलियम के जो है वो बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति उत्पादन हेतु मंद भाप परमाणु रिएक्टर द्वारा निम्नांकित में से किस ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 का। निम्न में से कौन सा शक्ति संयंत्र अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित समय में शक्ति उत्पादन कर सकता है? तो वो हो जाएगा ज्वारीय शक्ति संयंत्र, सौर शक्ति और वायु शक्ति, उस उपयुक्त में से कोई भी। ऊर्जा की वाणिज्यिक स्रोत है क्या है? तो वह है जीवाश्म ईंधन, जल एवं रेडियोधर्मी पदार्थ। घरेलू भार का समांतर लोड फैक्टर क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 10 से 15%। निम्न शीर्ष व उच्च विसर्जन के लिए प्रयुक्त जलीय टरबाइन खाली स्थान है। आंसर हमारा हो जाएगा कपलाइन टरबाइन। कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र हेतु उपयुक्त है? और इसका आंसर हो जाएगा गर्म व शुष्क क्षेत्र। अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है,
और इसका आंसर होगा D2O। क्या है? D2O होता है। निम्नलिखित में किससे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है? सही जवाब हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ईंधन की लागत। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र होता है। सही जवाब होगा स्थिर वैद्युत निस्सादक। उत्पल्लव मार्ग किस शक्ति संयंत्र का भाग है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जलाशय। बांध के पीछे जमा जल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हेड रेस। क्या कहते हैं? हेड रेस कहते हैं। मध्यम शीर्ष, मध्यम शीर्ष संयंत्र को जल शीर्ष कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 60 से 120 मीटर होता है। प्रेशर चैनल का कार्य होता है, आंसर हो जाएगा बल्ब हाउस तक जल पहुंचाना। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष होता है? तो आंसर हो जाएगा 100 से 125 वर्ष। नाभिकीय शक्ति संयंत्र का भाग क्या है? तो वो है नाभिकीय रिएक्टर, प्रत्यावर्तक और टरबाइन, तीनों उपयुक्त में से सभी, उपरोक्त सभी। मंदक का कार्य क्या है? आंसर होगा न्यूट्रॉन का गति ऊर्जा को धीमा करना। मंदक के रूप में कौन सा अवयव प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट, बेरिलियम, भारी जल, उपरोक्त में से सभी। नियंत्रक छड़ का कार्य क्या है? तो वो है रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ए और बी दोनों। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितने टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4500 टन। निम्न में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, और इसका आंसर हो जाएगा पवन। चारकोल किस प्रकार का ईंधन है? आंसर हो जाएगा ठोस। क्या है? ठोस। अति तापक में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा तापक्रम बढ़ता है, दाब जो है स्थिर रहता है। क्या है? दाब जो है स्थिर रहता है। मिथ प्रयोजक का उपयोग किससे गर्म करने के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फीड वाटर। क्या है? फीड वाटर का। समान आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति किस वोल्टेज पर जनरेट की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा 11 kV पर। हाई हेड तथा निम्न स्त्राव यानी डिस्चार्ज के लिए खाली स्थान वाटर टरबाइन का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा पिल्टन व्हील। फ्लैपर नोजल का प्रयोग खाली स्थान नियंत्रक में किया जाता है। आंसर हो जाएगा न्यूमेटिक। क्या है? न्यूमेटिक। निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 32 डिग्री जो है आर नहीं है। अगला चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला प्रश्न है शक्ति वितरण के लिए सब स्टेशनों को वितरण के लिए प्रयुक्त क्षेत्रों से जोड़ता है, और इसका सही आंसर होगा फीडर से। वितरण पत्ती में वितरक उपभोक्ता टर्मिनल पर विभव परिवर्तन की अंतिम सीमा जो है वो क्या है? तो वह ±6%। झूला प्रारूपी विद्युत रोधक में लगी एक डिस्क किस वोल्टता के लिए प्रयुक्त की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 11 kV के लिए। क्या है? 11 kV के लिए। झूला प्रारूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। आमतौर पर प्रसारण लाइन के विद्युत रोधी खाली स्थान से बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा पोर्सेलीन से। कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 222 kV। 3 फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए जरूरी कॉपर की मात्रा को खाली स्थान अनुपात में दिखाया जाता है। आंसर हमारा जो होगा 1.867/cos²φ। नीचे दिए गए स्किन इफेक्ट की घटना किससे मिलती है? आंसर हो जाएगा चालक धातु में। किसी वोल्टेज से ऊपर सस्पेंसर प्रकार के इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 33 kV। इस बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम। रेलवे संकर्षण यानी रेलवे ट्रैक्शन में समानता परिपथ वियोजक है। आंसर हो जाएगा वायु झोंक परिपथ वियोजक। EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज संचरण में निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा डिस्क इंसुलेटर। हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण को ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से खाली स्थान होती है। आंसर हो जाएगा ज्यादा होती है। क्या है? ज्यादा होती है। एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर खाली स्थान को पावर देता है। आंसर हो जाएगा वितरक को पावर देता है। कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिंगमैन वितरण प्रणाली। थिम्बल्स का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अति उच्च विभव के लिए। क्या है? अति उच्च विभव के लिए। प्रेषण की एक समान दक्षता को ध्यान में लेकर यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का अमाप यानी साइज होगा कैसा होगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 17 का सी हो जाएगा। मूल अमाप से 1/n² गुना बढ़ जाएगा।
जब वैद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को संचरित किया जाता है तब संचरण की क्षमता कब बढ़ जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जब दोनों पावर फैक्टर ऑफ वोल्टेज बढ़ जाता है। चार्जिंग धारा के कारण एसी संचरण में शक्तियां हानियां खाली स्थान होती है, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नियमित रूप से। समान भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई गई लंबाई होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, खंभे की कुल लंबाई का 6वां भाग। किस निम्न एवं मध्यम वोल्ट तप सिरोपरि लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से खाली स्थान मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5.791 यानी 19 फीट। किसी भवन की छत से किसी निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन के चालक तार के उधर एवं वर्टिकल जो है क्लियरेंस खाली स्थान मीटर में कम से नहीं होनी चाहिए, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी, 2.439 यानी 8 फीट। विद्युत उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर के चायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली लाइन कहलाती है? आंसर हमारा हो जाएगा मेन फीडर। डीसी की अपेक्षा एसी पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न लागत पर पारेषण, सरल वोल्टता परिवर्तन, सरलता से डीसी परिवर्तनीय, सरलता से डीसी परिवर्तनीय। अगला है विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरोपरि लाइन स्थापित की जाती है जिसकी वोल्टता कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 400 वोल्ट। 220 किलो वोल्ट की विद्युत पारेषण लाइन में प्रयुक्त तड़ित चालक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक। शॉर्ट यानी ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि, फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के रिले की प्राथमिकता दी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रतिघात प्रकार के। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त बिंसवाहक वृत्त किसके लिए बने होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सिरेमिक। पावर ट्रांसमिशन में टावर का कार्य खाली स्थल का सपोर्ट करना होता है। आंसर हो जाएगा सक्रिय कंडक्टरों और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखना। निम्नलिखित में किसका उपयोग समानता वितरण प्रणालियों के लिए नहीं किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 1 फेज 4 तार प्रणाली। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है? और इसका आंसर हो जाएगा खंभे को झुकने से बचाने के लिए। किसी सुरक्षा परिपथ प्रोटेक्शन सर्किट को बाह्य मार्ग से निकालने के लिए जुड़े तार को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बी, जंपर। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा है? आंसर हो जाएगा सी, ±20 डिग्री। यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा, कॉलम या पोस्ट है? तो आंसर हो जाएगा सिरोपरि विद्युत लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विद्युत सब स्टेशनों का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा पावर सप्लाई उत्पादित करना, डी। सब स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं पोर्सलेन का। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत प्रणाली। द्वितीयक वितरण में प्रयुक्त वोल्टता है, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 230 वोल्ट। द्वितीयक संचरण में प्रयुक्त वोल्टता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 33 केवीए। पिन प्रारूपी विद्युत रोधक को किस वोल्टता तक उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, 33 केवी तक। कब तक? 33 केवी तक उपयोग किया जाता है। अगला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एंड डायोड का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रेक्टिफायर। एसी पावर को डीसी पावर में जो है वो परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा दिष्टकरण के लिए। क्या है? दिष्टकरण के लिए। डायोड धारा का प्रवाह करता है तो एक ही दिशा में। एक आदर्श आइडियल डायोड होगा वो हो जाएगा का फॉरवर्ड वॉइस में 0 0 तथा रिवर्स वॉइस में प्रतिरोध अनंत होने चाहिए। सी हो जाएगा क्या है? आदर्श आइडियल डायोड का। किस तरह नोटेशन होता है? इस तरह का है। अगला है कि सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है, और इसका आंसर होगा विशेष अशुद्धि परमाणु यानी स्पेसिफिक इम्प्योरिटी एटम मिलाकर। एक पी प्रकार के चालक में रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से खाली स्थान होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, अधिक। जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो वो हो जाएगा सी, 4। डायोड पर पक्ष बायसित होने का प्रभाव जो होगा वो है बैरियर विभव बढ़ा देता है। अगला है एक डायोड अग्र अभिनेती होता है यदि, आंसर हो जाएगा कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो। डायोड OA79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है?
आंसर हो जाएगा एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल एक ही दिशा में धारा को प्रभाव होने देता है। सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बैरियर वोल्टता होती है। आंसर हो जाएगा सी, 0.7 वोल्ट। आजकल बल्ब के स्थान पर न्यून वोल्टता पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? तो वह लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। डायोड की फॉरवर्ड वॉइस अवस्था में इन प्रकार के पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी प्रकार के पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के पदार्थ में जो है वो रिक्तियां होल्स के साथ पुनर्मिलन क्रिया करते हैं। डायोड आदि ठोस अवस्था युक्तियों में एक अवगुण यह है कि यदि उनका तापमान एक सुरक्षित मान 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो वे बेकार हो जाते हैं। तकनीकी भाषा में यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? थर्मल रनवे। एन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, तो वो होते हैं होल। किस तरह का उपकरण डायोड है? और इसका आंसर होगा अरेखीय। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है, तो कहलाता है डोपिंग। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, कैसी होती है? शून्य होती है। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा एक दिशा में। एक डायोड जो है वो क्या है? केवल एक ही दिशा में चालन करता है। आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ है, और इसका आंसर हो जाएगा एक स्विच। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम। सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि जो है वो क्या है? फास्फोरस है। विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? आंसर हो जाएगा सभी। दृष्टिकारी, धारा रोक स्विच, धारा निराकरण उपयुक्त में से सभी। एक पीएन जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। जर्मेनियम है एक, क्या है? तो वह है अर्धचालक। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है तो घनाकार। जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं चाल इलेक्ट्रॉन। पी टाइप के जर्मेनियम को पाने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मादित यानी डोपिंग करना चाहिए? और इसका आंसर होगा त्रिसंयोजक अशुद्धता। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 4। शुद्ध सिलिकॉन को निम्नलिखित के साथ मिलाकर एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा फास्फोरस और इंडियम। इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है, इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है, आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होता है, क्या है? ऋणात्मक। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, तो वो होता है चतुर्थ संयोजी। संग्राही पश्चदिशिक वॉइस में मामूली बढ़ोतरी से क्या होता है? तो वो होता है संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफी कम परिवर्तन होगा। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या से मिलाया जाता है जैसे एन प्रकार का एक अर्धचालक। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, आंसर होगा सहसंयोजी। जया तरंग साइन वेव आकृति की एसी को रेक्टिफाई करने में एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध पल्सेटिंग डीसी पल्स आवृत्ति जो होगी वो कैसा होगी? स्रोत आवृत्ति के दुगने के बराबर। नीचे दिए गए चित्र में जोड़ बिंदु 1 के बिंदु 2 की अपेक्षा धन होने पर कौन सा डायोड में धारा चालन होगा? आंसर हो जाएगा D1 तथा D3, D1 तथा D3। दो डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ यह है कि भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है। किसी पावर सप्लाई में संधारित यानी कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना। पीएन संधि को अग्रवाइसित करने के लिए बैटरी का ऋण सिरा जोड़ा जाता है एन पर। सिलिकॉन डायोड के लिए अग्रवाइसित वोल्टेज लगभग कितना होता है? 0.7 वोल्ट। डायोड के आर पार विभवांतर कहलाता है, तो वह है बैरियर विभव। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिक संख्या आवेश वाहक कौन होते हैं? तो होते हैं होल्स। कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देता है? तो वो हो जाएगा जेनर डायोड। एक पीएन जंक्शन बर्ताव करती है यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह। एक आदर्श डायोड होता है, क्या होता है? तो न धारा नियंत्रित न वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोध। संधि डायोड में क्या है? संधि डायोड में व्युत्क्रमीय अभिनति में वृद्धि के साथ अवक्षय संधारिता जो है वो क्या होती है? घट जाती है। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं लॉजिक सर्किट का। क्या है? लॉजिक गेट का पहला प्रश्न है लैच सर्किट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा लेवल ट्रिगर। क्या है? लेवल ट्रिगर। ए डॉट बी का पूरक जो है यानी ए इंटू बी का जो पूरक क्या है वो क्या है? तो हो जाएगा ए का पूरक प्लस बी का पूरक, यानी ए बी के अगर इस तरह करेगा तो डिमॉर्गन थ्योरम से ए बार प्लस बी बार हो जाता है, और ए प्लस बी के अगर हम बार करते हैं तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। ये इसे बोलते हैं डिमॉर्गन थ्योरम।
एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देता है? नॉर गेट जो है वो कब जो है उच्च आउटपुट देता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा जब सभी इनपुट निम्न हो। तो नॉर गेट में क्या होता है कि ए इंटू बी अगर देते हैं इसमें, तो ये हमारा जो मिलके बनता है ए प्लस बी का बार। ए और बी देंगे तो ए प्लस बी बार, यानी बाई बराबर जो हमारा होगा ए प्लस बी के बार होगा। इसका क्या है नोटेशन, इस तरह का इसका फिगर आता है। क्या है? इस तरह का इसका फिगर आएगा। यहाँ पर ए दिए, यहाँ पर बी दिए, तो यहाँ बाई होगा जो ए प्लस बी के बार बनेगा। चलिए अगला है, अगर किसी एंड गेट के इनपुट ए और बी है तो आउटपुट क्या होगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा। एंड गेट का है तो ए इंटू बी होगा। यूनिवर्सल गेट कौन कौन है? तो 2 गेट जो है वो यूनिवर्सल है, नॉर एंड नन गेट। क्या है? नन गेट। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? 5 के सी हो जाएगा। क्या है? 5 के सी होगा। नॉर गेट, और गेट तथा खाली स्थान, नॉर गेट जो है और गेट तथा खाली स्थान गेट का सम्मिलित रूप है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो नोट गेट। क्या है? नोट गेट का सम्मिलित रूप है। आंसर छठा के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और गेट और नोट गेट का जो सम्मिलित नॉर गेट है डी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इस तरह का इससे बनेगा, ये हो गया। यहाँ से फिर इस तरह ए है, बी है, यहाँ पर बाई होगा। क्या है? बाई होगा। तो यहाँ ए प्लस बी आएगा, इसको नोट करेंगे तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ए होगा। एक्स नॉर गेट को खाली स्थान से प्रदर्शित किया जाता है। एक्स नॉर गेट को ये प्रदर्शित किया जाता है ए, यहाँ पर डॉट सर्किल में, और उसके बाद बी हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 7वां के कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्या है? एक्स नॉर गेट। क्या है? एक्स नॉर गेट को प्रदर्शित किया जाता है इस तरह का भी आप कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं ए प्लस बी के बार भी कह सकते हैं। क्या है? ए प्लस बी के बार भी। तो आंसर बी होगा। IC 7400 को इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने नॉट लॉजिक परिपथ उपलब्ध होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4। वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट संकेत उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च प्राप्त होता है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एंड चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ किस लॉजिक प्रचालन को निरूपित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, और का। नीचे दिए गए चित्रों में नॉट लॉजिक गेट का प्रतीक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी है। क्या है? बी है। नॉट लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट सिरा होता है, और लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिरे होते हैं। वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें केवल 2 इनपुट सिरे होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं। एंड गेट का आउटपुट 1 करने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए। सही आंसर हो जाएगा वो है 1। बाइनरी अंक को संग्रहित करता है। कौन संग्रहित करता है? तो रजिस्टर। कॉम्बिनेशनल परिपथ के लिए सत्य कथन क्या है? तो बाइनरी अंक को संग्रहित नहीं करते हैं। इनमें से इन्वर्टर की तरह कार्य कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा नॉट गेट जो है इन्वर्टर की तरह काम करता है। यानी अगर ए देंगे तो हमारा जो है ए बार निकलेगा। फ्लिप फ्लॉप खाली स्थान के समान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा लैच के समान। फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट होते हैं। आंसर हो जाएगा 2। एडर में व्यंजक ए व बी को जोड़ने पर प्राप्त योग होगा। क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। निम्नलिखित गेट्स में से कौन से यूनिवर्सल गेट्स है? यूनिवर्सल गेट्स है। तो आंसर हमारा जो है नॉर एंड नन गेट जो है इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्या कौन सा गेट कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप है क्या है? तो एक बिट स्टोरेज सेल है। आधा योजक हाफ एडर निम्न में से किससे बन सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा एक एंड गेट और एक एक्स जोर गेट, एक्स और गेट। एक एंड गेट एक्स और गेट से मिलकर बनता है हाफ एडर। इनमें से कौन सा संयोजन के लिए नन गेट का उत्पादन कम है? सही आंसर हो जाएगा बी, 0 0। फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 जे के फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती है। आंसर हो जाएगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। एक बिट डिजिटल तुलनित सर्किट यानी कंपैरेटर सर्किट में कौन सा गेट एक समानता डिटेक्टर यानी इक्वलिटी डिटेक्टर के रूप में काम करता है? आंसर हो जाएगा एक्स नॉर गेट। कौन सा कथन फ्लिप फ्लॉप सर्किट के लिए सत्य है? तो वह फ्लिप फ्लॉप एक अनुक्रमिक लॉजिक सर्किट है। निम्न परिपथ में आउटपुट y बराबर 0 के लिए इनपुट क्या होगा? अब यहाँ ए दे रहा है तो ए बार हो जाएगा, यहाँ भी जो है वो क्या हो रहा है? ए बार हो रहा है। तो बाई जो हमें निकल के आ रहा है ए बार इंटू बी बार। क्या है? ए बार इंटू जो हो जाए क्या हो रहा है? बी बार।
इसका आंसर जो हमारा 27 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या है, y बराबर 0 के लिए इनपुट देना होगा क्या क्या, एक एक हमें देना होगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि तर्क द्वार के दो आगत 1 एवं 0 है तो किस द्वार का निर्गत 1 होगा, आंसर हो जाएगा बी, और गेट का। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप समानता किससे बनाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन से। तस्वीर साफ होने के लिए आवश्यक क्या है, तो ए, सफेद एवं काले बिंदु को कम होना। बुलियन बीजगणित y बराबर ए बी का मतलब क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, y बराबर है ए तथा बी के गुणनफल के। दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, नन गेट का। क्या है, ये नन गेट को निरूपित करता है। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस तार्किक द्वारा सत्य जो है सारणी दी गई है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 33 के सी हो जाएगा, एंड गेट का। यदि ए एंड बी दो इनपुट है तब नन गेट का आउटपुट क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा y बराबर ए बी के बार। मूलतः शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, सही आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रकार के। क्या है, 4 प्रकार के हैं। अब आइए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं गेट का, कि गेट कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या क्या जो है कंडीशन है। सबसे पहले जो हम गेट आते हैं वो होता है नोट गेट। क्या है, नोट गेट। नोट गेट का फिगर इस तरह का होता है। यहाँ पर अगर ए देंगे तो ये ए बार हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मान लें कि एक इनपुट ए है और ये जो है वो आउटपुट है, आउटपुट और ये इनपुट है। अगर यहाँ पर 0 देंगे तो ये आउटपुट क्या होता है, बार हो जा रहा है, यानी 1 हो रहा है। अगर 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हुआ नोट गेट की बात। अब आइए हम चलते हैं किस पे, और गेट पे। और गेट पे अब इसका जो फिगर होता है इस तरह का होता है, और गेट का। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो ये y बराबर जो हमारा होगा a प्लस बी होगा। अब यहाँ पर जो है हमें इनपुट देना है, इनपुट तो 2 दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर आउटपुट लेना है। क्या है, आउटपुट। अब इनपुट जो है 2 ए और बी हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ अगर मान लिया कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 4 ही ना हम इनपुट दे सकते हैं 2 में। किस तरह, तो इस 4 विधि से अगर 0 0 देंगे तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा। तो हमें आउटपुट ये मिला और गेट के। अब आइए बात करते हैं इसका, तो नन गेट का। क्या है, नन गेट की अगर हम बात करते हैं तो नन गेट से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं किस पे, वो नोट गेट के बारे देख लेते हैं, एंड गेट के बारे में। यहाँ पर हम किस देखें, नोट, और अब देख लेते हैं एंड गेट। क्या है, एंड गेट। एंड गेट का जो होता है हमारे पास इस तरह का फिगर रहता है। ये ए है, ये बी है, ये y बराबर होता है a इंटू बी होता है। अब यहाँ पर a दिए, b दिए और ये y दिए, तो अगर मान लें कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह के 4 इनपुट देते हैं। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। ये एंड गेट का हो गया। अब आइए कहाँ पे आता है, नन गेट का। नन गेट पे, नन गेट का क्या कहानी है, तो यहाँ पर जो एंड गेट है, ठीक, एंड गेट है, वहाँ पर एक यहाँ सुनना हुआ लगा हुआ रहता है, ये हो गया जो है वो नन गेट हो गया। अगर यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर y बराबर जो होगा a इंटू बी तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब जो होता है वो नोट गेट होता है। क्या है, नोट गेट होता है। तो y बराबर a इंटू बी पे बार कर दिया गया है, तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, a इंटू बी का बार हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम y देते हैं तो क्या होता है, 0 इंटू 0 होता है, इस पे बार होता तो 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता, और ये क्या होगा, 0 हो जाता। ये y बार आ गया, यानी जो हमारा है ये नन गेट का कंडीशन आ गया। लिख लिया अब नन गेट का। अब आ गया नॉर गेट। क्या है, नॉर गेट की बात आती है। नॉर गेट, नॉर गेट में क्या होता है कि इस तरह का हमारा जो है वो फिगर होता है। अब यहाँ पर जो है वो सुनना होता है, और गेट के आगे जो है वो सुनना लग जाता है। तो यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पर a प्लस बी, उसका जो है वो बार कर दिया गया, यानी यहाँ का जो है वो बार, यहाँ पर a प्लस बी के बार हो जाएगा। तो 0 आ रहा है, उस पर बार अगर हम करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। ये 0 0 0, तो हमारा जो कंडीशन होगा 3 0 और शुरुआत में ही बार, यानी 2 अगर इनपुट 0 0 है तो उसका जो है आउटपुट पॉजिटिव आएगा। ये हमारा कौन सा गेट हो गया, तो ये नॉर गेट हो गया।
अब 2 गेट और हमें पढ़ना है, कौन कौन, एक पढ़ना है एक्स नॉर और एक पढ़ना है एक्स जो है वो क्या है, एक्स जॉर गेट। क्या है, एक्स जॉर गेट। और एक्स जॉर गेट में जो होता है बाई बराबर, इसको ए प्लस बी बोलते हैं। क्या है, ए प्लस बी। इसका मतलब होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। और एक्स नॉर गेट का जो हम होता है कंडीशन होता है ए डॉट बी होता है इस तरह का, इसे कहते हैं ए बी प्लस ए बी बार होता है। इसे कभी कभी लिख दिया जाता है ए प्लस बी पे बार, इस तरह भी। तो हमारा एक ये गेट हो गया, एक कितने तरह का हमारे पास जो है वो गेट मिल गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तरह के लॉजिक गेट होते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है कौन सा है, ट्रांजिस्टर का। क्या है, ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है? और इसका कारण जो है वो है प्रचालन तापमान की बड़ी सीमा। एक ट्रांजिस्टर में होते हैं, क्या होते हैं, तो 2 पीएन संगम होते हैं। क्या है, 2 पीएन संगम होता है। ट्रांजिस्टर अगर मान लिया कि है ये एन है, ये पी है और ये एन है, तो 2 संगम पीएन जंक्शन का हो गया ना, एक ये संगम हो गया और एक ये संगम हो गया। आंसर हो जाएगा बी। ट्रांजिस्टर एक खाली स्थान पर चालित युक्ति है, सही आंसर हो जाएगा धारा। ट्रांजिस्टर वाइसिंग की वरीयता प्राप्त विधि है, तो वो है वोल्टता विभाजक वाइसिंग। ट्रांजिस्टर के एक प्रकार के संवेष्टन में कलेक्टर संयोजी सिरे को ग्राउंड किया जाता है, वह संवेष्टन है। आंसर हो जाएगा डी, शक्ति ट्रांजिस्टर संवेष्टन। जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा संपन्न होता है, वह खाली स्थान कहलाता है, तो वो है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली वॉइस वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए, अन्यथा आउटपुट विकृत यानी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। बेस वॉइसिंग को किस विधि में एमीटर प्रतिरोधक एवं एमीटर प्रतिरोधक बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक होता है? आंसर हो जाएगा वोल्टेज विभाजक वॉइसिंग विधि। ट्रांजिस्टर वॉइसिंग में स्लीव प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों कारणों की पूर्ति हेतु, संयोजी सिरों के मध्य आवश्यक दूरी प्रदान करने हेतु, संयोजी सिरों की पहचान हेतु, ट्रांजिस्टर बॉडी तथा पीसीबी पर जोड़ के मध्य न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करनी होती। डी। दर्शित चित्र में ट्रांजिस्टर विन्यास में संयोजित जो है वो क्या है, सीसी। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर विन्यास का इनपुट प्रतिरोध होता है, सही आंसर हो जाएगा 20 ओम। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्तक के संतृप्त क्षेत्र में परिचालन बिंदु का चयन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आउटपुट को इनपुट संकेत के पॉजिटिव अर्ध में काट सकता है। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है, तो वह है कलेक्टर को, क्या है, कलेक्टर को दर्शाता है। कौन कौन सा नाम होता है, इमीटर, बेस और क्या होता है, कलेक्टर। क्या है, कलेक्टर। एक प्रवर्धक में 300 का वोल्टेज गेन होता है, यदि इनपुट 3 वोल्ट हो तो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए, तो वह 900 वोल्ट। एम्पलीफायर का उपयोग खाली स्थान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वह वोल्टता, धारा या शक्ति में वृद्धि। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का धारा गेन एक अनुपात है, तो वो है IC/I। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन अपने अधिकतम मान का खाली स्थान रह जाता है, तो वो रह जाता है 0.707। एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो वह डिस्टॉर्शन में कमी करना। एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर प्रयोग किया जाता है, तो वह उच्च इनपुट अपघात स्रोत को निम्न आउटपुट अपघात भार से मैच करने के लिए। कॉमन बेस एम्पलीफायर का धारा गेन जो होगा वो इकाई से कम होता है। डायरेक्ट कपल डीसी एम्पलीफायर उपयोग किया जाता है, तो वो उपरोक्त सभी उद्देश्यों के लिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी वोल्टेज नियंत्रण के लिए, कंप्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर परिपथों में। डी। जिस प्रवर्तक में निवेशित संकेत की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह कहलाता है लीनियर एम्पलीफायर। पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा एनपीएन ट्रांजिस्टर को वरीयता प्रदान की जाती है, क्योंकि उनकी स्विचिंग गति उच्च होती है। ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात ए, बी और सी इनमें से किस पर आधारित होती है, तो होती है अभिनति करंट पे। सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक को खाली स्थान भी कहते हैं, तो वो कहते हैं रैखिक नियामक। ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ क्या है, तो वह है सिग्नल वोल्टेज शून्य है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह खाली स्थान होता है, तो वो होता है उत्सर्जक में आधार की तरफ। उत्सर्जक आधार संधि में अग्रवर्ती वॉइसिंग होती है, तो वो होती है सैचुरेशन मोड। ट्रांजिस्टर खाली स्थान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा कैपेसिटर।
धारा लाभ करंट गेन तथा विभव लाभ वोल्टेज गेन दोनों इकाई से अधिक होती है। आंसर हो जाएगा कॉमन इमीटर विन्यास में। निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट आईसी का एक प्रकार नहीं है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्रालिथिक संबंध परिपथ। कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है? तो वो हो जाएगा इसकी संरचना समान ट्रांजिस्टर के समान होती है, सी। दिया गया चित्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिएगा जहां पर ये जो नोटेशन है ये बाहर की ओर है तो एनपीएन है, और यही अगर मान लिया कि हमारा अंदर की ओर इस तरह रहता तो ये हो जाता पीएनपी ट्रांजिस्टर। जैसे नोट पॉइंटिंग एंड होना चाहिए, अगर एनपीएन है तो बाहर है पॉइंटिंग एंड, और पीएन है तो पॉइंटिंग एंड यानी अंदर की ओर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऑपरेट करता है, आंसर हो जाएगा बी, क्लास बी। कौन सी अभिनति विधि बायसिंग मेथड का प्रयोग रैखिक प्रबंधन के लिए नहीं होता है? तो वो हो जाएगा बेस रजिस्टर अभिनति विधि। ट्रांजिस्टर संचालित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के द्वारा। कौन सा ट्रांजिस्टर अभिनत सर्किट व्यवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है? तो वो हो जाएगा कलेक्टर फीडबैक अभिनत। एक ट्रांजिस्टर में 6 बिजली खाली स्थान बराबर है, तो वो हो जाएगा संग्राहक वोल्टेज और संग्राहक धारा के गुणक। एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल है, वो है 3। ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो वो है अब्रक। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले जा सकता है, क्योंकि सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक है। अगर कलेक्टर आधार जंक्शन का तापमान बढ़ता है तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। फोटोलिथोग्राफिक और मास्किंग की तकनीक का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए खाली स्थान में किया जाता है, तो वह है विसरण जंक्शन विधि। मूल आधार कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट में धारा लाभ अल्फा का मूल्य है, तो वो हो जाएगा इकाई से कम। एक ट्रांजिस्टर है वो है उच्च धारा उपकरण। समान एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट दिया जाता है खाली स्थान के बीच में, एमीटर और आधार। पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा संग्राहक। ट्रांजिस्टरों में धारा लाभ अल्फा और बीटा का अधिकतम मान जो होता है वो कितना होता है? 0.999 एंड 99। किस ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमीटर फ्लोअर के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है समान संग्राहक सर्किट। एक विद्युत ऊर्जा ट्रांजिस्टर होता है त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण बी। निम्न में से किसमें अरैखिक विशेषताएं हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, निर्वात डायोड, फिलामेंट ट्रांजिस्टर, ये सभी। प्रायः जिन 2 तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है वो है क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है प्रवर्धन। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन देखिए बाहर की ओर है तो एनपीएन। वर्ग बी पावर प्रवर्धक में खाली स्थान अधिकतम दक्षता होती है, आंसर हो जाएगा सी, 78.5%। आदर्श प्रवर्तक का शोर गुणांक नॉइज फैक्टर होता है, आंसर हो जाएगा डी, 0 डेसिबल। सबसे महंगी कपलिंग निम्न में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर कपलिंग। एक आदर्श ओपन एम्पलीफायर का उपयोग एक इन्वर्टिंग प्रवर्धक बनाने में किया जाता है। ओपन एम्पलीफायर के 2 निवेशी सिरे समान विभव पर है, क्योंकि CMRR जो है अनंत है, डी हो जाएगा। एक आरसी युग्मित समान उत्सर्जक प्रवर्तक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो युग्मन धारिता IF अनुक्रिया को प्रभावित करती है व उपमार्ग धारिता HF अनुक्रिया को प्रभावित करती है, डी हो जाएगा 58 के डी। एक प्रवर्धक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सकता है, तो वो है निर्गम सामर्थ्य को नहीं बढ़ा सकता है, वोल्टेज और धारा को जो है कम बेस कर सकता है। ऋणात्मक फीडबैक और अधिक प्रभावी हो जाती है जब लूप गेन क्या होता है? उच्च होता है। मेंस पावर ऑटो और बैटरी एलिमिनेटर वर्गीकरण है ट्रांसफार्मर का जिनका आधार जो है उपयोग है, क्या है? जिनका आधार है उपयोग। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के युग्म संधारित्र का प्रयोजन क्या है? तो वह है AC संकेत को पास करने और DC संकेत को ब्लॉक करने के लिए। 63 नंबर है, यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 100 और 1 है तो एम्पलीफायर dB का पावर गेन कितना होगा? तो वो हो जाएगा 20। श्रव्य आवृत्ति प्रवर्धक के विरूपण का संभावित कारण क्या है? तो वह है इनपुट संकेत स्तर अति उच्च होना। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन एम्पलीफायर का अनुप्रयोग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा निर्गत शक्ति प्रबंधक। निम्नांकित में प्रवर्धक को किस श्रेणी में विरूपण की अधिकतम मात्रा होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रेणी सी का। यह था इलेक्ट्रिकल ट्रेड का महामैराथन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।